अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 11 के फर्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लेक्चर है। इसके अंदर जो आज शामिल हम करेंगे चीज़ें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को हर सूरत प्रिपेयर करनी है, उनको समझना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आपने जस्ट जो है ना वॉच किया और रट्टा मार के उसको प्रिपेयर कर लिया, बल्कि आपने इसको वॉच करना है, अंडरस्टूड करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही जाके आपको ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड है, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज वगैरह किस तरह फाइंड की जाती हैं और डोमेन और रेंज हमारे पास किस तरह आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डोमेन और रेंज की डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्क की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास डोमेन और रेंज की ये डेफिनेशन से है, मैंने आपके सामने लिख दी हैं। पहले इसलिए लिख दी है ताकि वीडियो थोड़ी सी जो है ना शॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा जो है ना इसमें टाइमिंग की कमी आ जाए। तो इसमें डोमेन और रेंज, इसके बारे में समझने की कोशिश करें कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। पहले मैं ओवरऑल जनरल फंक्शंस के लिए, हर एक फंक्शन के लिए बात करूंगा, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फिर डोमेन क्या हो सकती है और रेंज क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे डोमेन की हम बात करेंगे कि डोमेन किसी भी फंक्शन की डोमेन वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जिसके ऊपर हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, या ये कह लें कि तमाम पॉसिबल इनपुट्स जो होती हैं जो हम फंक्शन को दे रहे होते हैं वो उसकी डोमेन होती है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वो इनपुट्स जो हम फंक्शन को दे रहे हैं तो उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन से मुराद ये कि ये ना हो कि हमारी रिजल्टिंग वैल्यू जो आ रही हो वो फंक्शन को कहीं दूर लेके जा रही हूँ, उसकी डेफिनेशन से ही दूर हट रही हूँ, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास डोमेन की क्या डेफिनेशन आई कि किसी भी फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स को हम कह सकते हैं, जो इनपुट हमें उसे दे रहे हैं, जो वैल्यूज हम उसे दे रहे हैं वो उसकी डोमेन कहलाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो सकता है। स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम अपनी मर्जी से वैल्यूज लेके उसमें पुट कर सकते हैं। हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के उसके अलावा जो सबसे बड़ा नंबर आता है, कंप्लीट सेट आता है, वो है रियल नंबर। तो हम रियल नंबर लेके उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे, जो हमारे पास जो है ना हम अपनी तरफ से जो जिस फंक्शन के लिए भी वैल्यू लेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक फंक्शन में लिख देता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास y में आ रहा है, एक फंक्शन हमारे पास x में आ रहा है। अब जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट x होगा, क्योंकि हम x की वैल्यू फंक्शन किसी में भी पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स से मुराद ये है कि कोई भी फंक्शन है उसमें आप x रिप्लेस करें, पुट करें उसकी वैल्यू। तो आपके पास जो भी फंक्शन होगा, जब आप x की वैल्यू उस पर पुट करेंगे तो जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा, जो आंसर आपके पास आएगा वो y आएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। दूसरा वेरिएबल होता है डिपेंडेंट, जो नेक्स्ट डेफिनेशन में ये वर्ड यूज किया गया है। डेफिनेशन से पहले ही मैं डिपेंडेंट को क्लियर कर दूं कि जो किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, जिसकी वैल्यू तब तक हम नहीं फाइंड कर सकते जब तक हम किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प ना लें, वो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। वो डिपेंडेंट फंक्शन भी आप कह सकते हैं, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डोमेन की कि किसी भी फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास क्या है। पहले मैंने बता दी है कि तमाम वैल्यूज, तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो हम इसके अंदर पुट करें वो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूं कि फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डोमेन रेंज डिस्कस करनी है, तो मैं जनरल फंक्शंस को लेने के बजाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेता हूँ। फर्ज किया कि हम लेट कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ f ऑफ x था, तो इस f से मुराद फंक्शन था और ये x जिसके ऊपर फंक्शन था, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थीटा होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आता जाएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं y इक्वल टू साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, y इक्वल टू साइन 0। अब जो साइन 0 की हमारे पास वैल्यू आती है, साइन 0 आप देख लें, आप कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से ली है तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 0। इसके अलावा आप देखें, अगर आप लेते हैं y इज इक्वल टू साइन, मैं थोड़ी सी जो है ना वैल्यूज ले लेता हूँ, साइन 60 डिग्री ले लेते हैं। अब y इज इक्वल टू साइन 60 अगर आप फाइंड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग इस तरह की कुछ वैल्यू बनेगी, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, हमने अपनी तरफ से एक वैल्यू ले रहे हैं, कभी मैंने 0 लिया, फिर 60 लिया, फिर इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की हैं। पहली बात मैंने ये की कि ऐसा फंक्शन की ऐसी डोमेन ऐसे सेट होता है कि जो हम किसी भी फंक्शन में इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से हम पुट कर सकते हैं, या तमाम इनपुट्स जो उसमें हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं वो हमारे पास उसकी डोमेन बन जाती है। अब हम बात करेंगे रेंज की। उम्मीद करता हूं कि डोमेन आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए कि रेंज एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यूज। सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। डोमेन हमारे पास किसी भी फंक्शन के ऊपर जब हम इंडिपेंडेंट फंक्शन की वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आती है, जैसे ये रिजल्टिंग वैल्यू आई है, ये रिजल्टिंग वैल्यू आई है, तो ये जो रिजल्टिंग वैल्यू आपके पास आती है ये उसकी डोमेन होती है। और डोमेन कोई एक या कोई 2 या 3 या 4 पॉइंट्स के दरमियान घूम रही होती है, उन्हीं पॉइंट्स के उन पॉइंट्स को मूव नहीं कर रही होती, उन पॉइंट्स को लीव करके आगे की तरफ नहीं जा रही होती, बल्कि उसी हदूद के अंदर रह रही होती है। तो ये आपके पास है रेंज। अब मैं सिंपल सी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि डोमेन या रेंज हमारे पास कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डेली लाइफ में। स्टूडेंट, अगर आप एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक पूरी बिल्डिंग जो है वो डोमेन का वर्क करेगी, पूरी बिल्डिंग डोमेन के तौर पर आएगी। लेकिन उसमें से अगर एक रूम आप ले लेते हैं, 2 रूम ले लेते हैं, एक फ्लोर पूरा ले लेते हैं, तो वो रेंज के तौर पे आएगा। अब देखें कि डोमेन जो है एक वास्ट जो है ना एरिया आपके पास आ जाता है, और रेंज जो है उस वास्ट एरिया में से सिलेक्ट किया हुआ एक पॉइंट आ जाता है, सिलेक्ट की हुई एक हदूद आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेंज डोमेन की, मैंने यहाँ बात कर दी है कि y इक्वल टू 0, ये जो रिजल्टिंग आया है हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, ये जो रिजल्टिंग वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इसकी डोमेन बन जाती है। अब मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास फर्ज किया एक स्क्वायर है, ये मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये स्क्वायर है, फर्ज किया मैं लेट कर लेता हूं कि जी ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का प्लॉट है। मैं प्लॉट इसको कर देता हूं कि ये जी हमारे पास एक प्लॉट है जिसमें हम जो है ना एरिया फाइंड कर रहे हैं। जो हमारे पास एक जगह है, एक पूरा जो है ना स्क्वायर, उसमें फील्ड बन जाता है, स्क्वायर फील्ड आप कह सकते हैं। तो इसमें से मैं एक पोर्शन ले लेता हूं, फर्ज किया कि मैं ये वाली जगह ले लेता हूं।
अब यहां से लेकर ये सारी जो एरिया है ये हमारे पास इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और बीच में ये वाला जो पोर्शन होगा, ये छोटा सा हिस्सा जो होगा, उस पूरी डोमेन का जो छोटा सा हिस्सा है वो उसकी रेंज होगी। तो मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज को इजीली पिक कर लिया होगा कि डोमेन जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और रेंज जो है उस सेट के अंदर कुछ हदूद मुहैया करके जिसके अंदर हमें रहने के लिए कहा जाता है वो उसकी रेंज कहलाती है। तो ये आपके सामने डोमेन और रेंज की डेफिनेशन है, और जो जनरल कंसेप्ट्स बनते हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। अब हम बात करेंगे साइन, कॉज, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट की डोमेन रेंज फाइंड करने की बात करेंगे। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे साइन और कॉस की डोमेन और रेंज। साइन और कॉस की डोमेन और रेंज डिस्कस करने से पहले हम सिलेक्ट करते हैं एक यूनिट सर्कल। ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं एक यूनिट सर्कल लेता हूँ। यूनिट सर्कल से मुराद ये कि आपके पास जो, ये चेक कर सकते हैं थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन फिर भी आप इसको क्लियर करके बना सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इसको यूनिट सर्कल क्यों कहते हैं? कोई भी सर्कल जिसका रेडियस इक्वल टू 1 हो, 1 के बराबर हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, या जो भी आप कह सकते हैं, 1 मीटर कह सकते हैं, जितना बड़ा आप सर्कल बनाना चाहते हैं, तो उतना जो है उसकी 1 मीटर लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, तो उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मजीद में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ पे जो सेंटर इनका पॉइंट दोनों एक्सिस का बनता है, ये ओरिजिन है। यहाँ से एक जो है ना हमने लाइन ली हुई है, पॉइंट लिया हुआ आप कह सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। इस पॉइंट को, जिस सर्कल के ऊपर जहाँ पे वो पॉइंट कट कर रहा है, उसको मैं पी ऑफ एक्स वाई का नाम दे देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बन गया है जी, पी ऑफ एक्स वाई। अब ये जो इनके दरमियान यहाँ पे एंगल बना है, इसको मैं थीटा का नाम दे देता हूँ कि ये थीटा है। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास बन रहा है उसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। मैंने अभी बात बोली है कि यूनिट है, तो यूनिट सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 बनेगा, क्योंकि रेडियस बेसिकली क्या होता है कि सेंटर से बाउंड्री के ऊपर किसी भी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो अब रेडियस आपके सामने है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो, या इधर से इधर तक का हो, या इधर तक का डिस्टेंस हो, या इधर तक का डिस्टेंस हो, ये सब हमारे पास 1 डिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ डॉट्स में ऐसे, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं, ये आपके पास O है, ये P है, इसको आप M का नाम दे दें, ये पॉइंट जो है इसको M का नाम दे दें। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, OMP या MOP आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ से मैं पहले इनके पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट बन रहा है वो 1 और 0 बन रहा है। y 0 है, 0 एक्सिस जो है ना आ रहा है, और x 1 है। यहाँ पे x 0 है और y 1 है, क्योंकि जब ये बात याद रखें कि जब कोई लाइन x एक्सिस पे आएगी तो y वहाँ पर 0 होगा, और जब कोई लाइन y एक्सिस पे आएगी तो वहाँ पे x 0 होगा। अब ये पॉजिटिव थे दोनों, यहाँ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -1 और 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके पास -1 और 0 बन जाएगा, और ये आपके पास 0 और -1 बन जाएगा। बेसिकली अगर मैं ये बात बोलूं कि 1 1 -1 और -1, ये आपके पास एक इसकी हदूद बन गई है कि इससे हमने आगे की तरफ नहीं निकलना है। अब ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी डोमेन ऑफ साइन
एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन, कोसाइन की जब हम डोमेन स्टार्ट करेंगे, बल्कि मैं रेंज भी कर देता हूँ, दोनों इकट्ठी यहाँ पे हम लिख लेंगे। डोमेन और रेंज साइन कोसाइन की है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको कंसीडर करूंगा। लेट us consider a unit circle with center at O। ये जो यूनिट सर्कल लिया है सेंटर O के साथ, हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। लेट P ऑफ एक्स वाई, ये जो P ऑफ एक्स वाई था, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये हमारे पास जो है ये कोई भी एक पॉइंट है, P हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है। एक्स वाई इसलिए इसको नाम दिया है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ से भी मूव करके जा रहा है और वाई एक्सिस की तरफ से भी, दोनों के सेंटर में आ रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास एक्स और वाई के ही होंगे, तब जाके हम इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। तो लेट P ऑफ एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट, इसमें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सच दैट एंगल XOP, जहां से मैं स्टार्ट किया है XOP, ये पूरे एंगल को मैंने कर दिया है। आप यहाँ से इसको M वाले पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन पूरी लाइन है इसलिए X वाली लाइन आप रखें। X ये वाला पॉइंट है, O और P। XOP थीटा के बराबर है, जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन आप इसकी देख सकते हैं, ये यूनिट नंबर 9 में मैंने डिस्कस की थी कि स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल XOP इक्वल टू थीटा जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। जब ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा तो आपके पास ये जो ट्रायंगल बनेगी ये राइट ट्रायंगल बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा आपके पास जो राइट ट्रायंगल है उसके मुताबिक साइन थीटा बनता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बनता है बेस और हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर आपके पास ये वाली लाइन बन रही है, जिसको आप जो है ना यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये y के पैरेलल है तो इसको आप स्मॉल y कह लें, और ये x के ऊपर है तो इसको x कह लें। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना साइन परपेंडिकुलर बनेगा y, और ये आपके पास रिजल्टेंट है जिसको हम r भी लिख सकते हैं, और r के बजाय आप इसको डायरेक्टली 1 लिखते हैं तो आपके पास बन जाएगी साइन थीटा इक्वल टू y, और y इक्वल टू साइन थीटा। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, ये हमारे पास एक इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब मैं इसकी मदद से cos फाइंड करूंगा, तो cos थीटा आ जाएगा x ओवर 1, बेस अगर हाइपोटेन्यूज है तो बेस आपके पास x है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके डायरेक्टली लिख दिया है कि x इक्वल टू cos थीटा। ये आपके सामने जो है ना दोनों हमने साइन और cos फाइंड कर लिए हैं। अब इसमें आप लिख सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग to any real number theta, there is one and only one value for each sin theta and cos theta और xy, या x और y के लिए या sin थीटा और cos थीटा के लिए आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि sin थीटा जो है और cos थीटा जो है और फंक्शंस ऑफ थीटा हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा इनमें यूज हो रहा है, तो ये फंक्शंस ऑफ थीटा आ जाएंगे। ये सारे के सारे आपके सामने फंक्शंस ऑफ थीटा हैं। अब इसके अंदर हमने नेक्स्ट, जब ये फंक्शंस ऑफ थीटा आ जाते हैं, तो जब ये फंक्शंस ऑफ थीटा हैं तो इसका मतलब है कि साइन और कॉस जो हैं ये किसी जो है ना वैल्यू के ऊपर डिफाइन होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin theta and cos theta are defined for all theta belongs to रियल नंबर। थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर के ऊपर ये सारी की सारी वैल्यू डिफाइन हो सकती है। रियल नंबर मैंने कहा था कि कंप्लीट नंबर्स हैं, आप उसमें 1 ले, 0 ले, 2 ले, 3 ले, 0.1 ले, 3.5 ले, समथिंग ले, कुछ भी ले, जीरो की जो मर्जी वैल्यू आप थीटा की लेते जाएं, माइनस में ले, प्लस में ले, तो आपके पास जो साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यूज देंगे वो आपके पास ये वैल्यू कुछ ना कुछ कोई ना कोई एंगल आपके पास आ जाएगा, डिफाइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिफाइन हो जाते हैं, तो अभी हमने बात की थी डोमेन की, कि वो कंप्लीट सेट ऑफ जो है ना इनपुट्स होता है, जो इसके अंदर कंप्लीट सेट होता है इनपुट का। तो ये कंप्लीट सेट क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर को आप इसमें पुट करते जाएंगे, आपके पास वैल्यूज देता जाएगा। तो वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होगा वो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन जो है आपके पास इसकी बन जाएगी, डोमेन साइन के लिए आपकी डोमेन बनेगी इज थीटा इक्वल टू रियल नंबर बन जाएगी, और कॉस थीटा की बन जाएगी, ये भी थीटा इक्वल टू रियल नंबर बन जाएगी। दोनों के लिए आपके पास जो डोमेन बनेगी वो थीटा इक्वल टू रियल नंबर बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इसी के ऊपर डिफाइन हो रही हैं। अब हम बात करेंगे रेंज की, कि रेंज हमारे पास क्या है। उसके लिए थोड़ा सा आपने समझना है ताकि आपको क्लियर हो सके कि रेंज हमारे पास क्या है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे रेंज की, कि रेंज हम हमारे पास जो x और y, ये स्मॉल x और y हैं, इनकी वैल्यूज हम कहां तक लेके जा सकते हैं, कहां से कहां तक लेके जा सकते हैं। उसकी बात के बजाय हम डायरेक्टली उनका एंडिंग पॉइंट देखते हैं कि कहां तक हम उनको ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओरिजिन है, तो इसका मतलब है 0 है, तो 0 से हम स्टार्ट कर ले सकते हैं उनको, और इधर माइनस है तो 0 के या नेगेटिव नंबर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 0 से लेकर हम 1 तक जा सकते हैं। यहाँ देखें लिमिट मैंने यूनिट सर्कल की लिखी है कि 1 तक लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो हमारे पास होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, या 1 से छोटी वैल्यूज होंगी या 1 के बराबर वाली वैल्यूज होंगी। 1 से बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते। और जब हम बात करेंगे दूसरी, तो x क्या होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x यहाँ पे भी या तो जो है ना आपके पास -1 होगा या माइनस से बड़ी वैल्यूज होंगी, या -1 या माइनस से बड़ी वैल्यू। माइनस से बड़ी वैल्यू माइनस से पीछे -0.1, -0.2, -0.3, ये सारी वैल्यूज -1 से बड़ी होंगी। तो ये वाली वैल्यूज हमने लेनी है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहां पर मैंने लिखा कि 1 से छोटी वैल्यू इधर की तरफ आनी चाहिए, और जब -1 से हम उधर मूव करेंगे तो वो ग्रेटर वैल्यूज देगा। तो ये आपके पास इसकी जो है ना टर्म बनेगी। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, तो यहाँ पे क्या है कि ये x है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये -1 को मैं अगर पहले लिखता हूं, तो ये वाली सिंबल मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ग्रेटर के बजाय लेस देन और इक्वल टू x रखना पड़ेगा। अब देखिए कि लेस देन और इक्वल टू x है, तो यहाँ पे भी x है, तो आगे इस x को कॉमन रख के तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। जब आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने x क्या यूज किया है, -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी, सॉरी रेंज आ जाएगी, ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब हम
ये कॉस के लिए फाइंड किया, अब मैं साइन के लिए फाइंड करता हूं, तो उसके लिए आप देखें इसी तरीके से y इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर ऊपर की तरफ जब मूव करेंगे, और दूसरी वैल्यू बन जाएगी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा। जब इनको कंबाइन करेंगे, पहले इसको टर्न आउट कर लें आप इस वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगी -1 इज लेस देन और इक्वल टू y, तो ये बन जाएगी -1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू मैंने आगे यहाँ पे पुट कर दी है। अब आप यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी -1 इज लेस देन sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इनकी डोमेन हमारे पास क्या बनी थी, रियल नंबर बनी थी, और रेंज हमारे पास क्या बनी है, -1 और 1 के दरमियान में। अब इसको मैं आपको शॉर्टली लिखने का तरीका बताता हूं कि शॉर्टकट तरीके से आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखें, ये तो मैंने कंप्लीट लिखा था, इसको आप जब शॉर्टकट तरीके से आप लिखेंगे तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है, -1 शामिल है और 1 भी शामिल है। तो यहाँ पे देख लें, इक्वल टू जब लिखा हुआ है, जब सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन की वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब है जिन नंबर्स को हम देख रहे हैं वो नंबर उसमें शामिल नहीं होंगे, उससे या ग्रेटर वाले शामिल होंगे या उससे लेस वाले शामिल होंगे। लेकिन जब इक्वालिटी की जिक्र आ जाए तो वो शामिल होते हैं, और जब शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये और ये दोनों ब्रैकेट्स जो है ना, ये आपके पास जब एक दूसरे दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ कर देंगे तो ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, इनको हमने क्लोज कर लिया है। और जब इसका रुख आप इधर कर देंगे, मतलब इसका मुंह इधर कर देंगे और उसका मुंह उधर कर देंगे, तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा, ओपन होगा। ये वाली ब्रैकेट्स तब यूज करते हैं जब -1 और 1 शामिल होते हैं और इनके दरमियान नंबर सारे के सारे शामिल होते हैं। और जब ये जो है ना, अगर 1 और -1 शामिल नहीं होंगे तो हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। ये वाली ब्रैकेट तब यूज की जाती है जब 1 और -1 उसमें शामिल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास थी डोमेन, साइन और कोसाइन की। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आई होगी, और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको क्लियर किया जाए। अब हम नेक्स्ट डोमेन और रेंज की तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा की बात करेंगे। टेन थीटा की डोमेन क्या होती है और कॉट थीटा की डोमेन क्या होती है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल नहीं इतनी ज़्यादा बताऊंगा, थोड़ा शॉर्टली करूंगा, कोशिश करनी है समझने की, क्योंकि सारे स्टेप्स पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसमें ये चीज़ आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि टेन थीटा आपके पास राइट ट्रायंगल के मुताबिक किसके बराबर होगा। टेन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, और कॉट थीटा इसका रिवर्स हो जाता है, वो बेस अवर परपेंडिकुलर आ जाता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम फिगर से हम ले लेते हैं कि टेन थीटा हमारे पास क्या है। टेन थीटा हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर y है और बेस x है, तो y अवर x बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज है कि x नॉट इक्वल टू 0, x हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसी रेशियोज के लिए जिनमें x या y डिनोमिनेटर में आ रही हो, x या y की टर्म डिनोमिनेटर में आ रही हो, तो उनके लिए हमारे पास ये सबसे जरूरी बात है कि वो जो डिनोमिनेटर वाली ये वाली टर्म होगी ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाती है तो हमारे पास वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो जब वो अनडिफाइंड फंक्शन होगा तो हम उसकी डोमेन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने डोमेन की डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि ऐसे तमाम इनपुट्स वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि x 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूं कि टर्मिनल साइड, ये जो ओपी साइड है आपके पास, should not coincide with the y axis।
ये वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी तो वाई एक्सिस से मुराद के वाई एक्सिस के ऊपर बिल्कुल आ जाएगी, तो वहां पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपके सामने पेयर लिखा हुआ है जहां पर 0 और 1 से मुराद ये 0 एक्स है और 1 वाई है। तो जब यहाँ पे कोइंसाइड ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली लाइन जो ओपी वाली है यहाँ पे आ जाएगी, तो इसके ऊपर आ जाएगी। जब इसके ऊपर आएगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब ये कब जो है ना ऐसा पॉसिबल है, कब हो सकता है कि जब ये कोइंसाइड कर रही हो, हम उन एंगल्स को लेंगे जिन एंगल्स के ऊपर ये कोइंसाइड करती है। उनमें थीटा जो है हमारे पास हो सकता है, यहाँ पे π/2 होता है, 90 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ कि π/2 प्लस माइनस में आ जाएगा। उसके बाद ये वाली लाइन है तो इधर आ सकता है, तो इधर आपके पास यहाँ 2π होता है और इधर आपके पास यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ π होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है। इसका मतलब है इस वाली लाइन में ये जो दो एंगल आ रहे हैं आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 3π/2। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो 2π आ जाएगा, मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे 1π/2 है, यहाँ पे 2π/2 है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ 4π/2 आएगा और यहाँ पे 5π/2 आएगा, 5π/2, फिर उसके बाद 7π/2 आ जाएगा और प्लस अप टू सॉन। इनके ऊपर जो थीटा हमारे पास आ रहा है, ये जो वैल्यूज आएंगी, ये थीटा की वैल्यूज हम नहीं लेंगे, मतलब 90 डिग्री टू 70 डिग्री और इसी तरह अप टू सो ऑन, ऐसे 90 के मल्टीपल्स जो ऑड मल्टीपल्स आए वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर ये लेंगे तो इनके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगा। अब इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि थीटा आपके पास नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2n+1 π/2। ये 2n+1 बेसिकली ऑड मल्टीपल्स को शो करता है जिसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे 2n, n की जगह अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, n की जगह मैं यहाँ पर 1 0 -1 2 ये वैल्यूज रख के चेक कर सकता हूँ कि 2 1 रखते हैं हम तो +1 ये आपके पास 3 आ जाएगा, 2 0 +1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 -1 +1 रखते हैं तो -1 आ जाएगा, 2 2 रखते हैं और +1 रखते हैं तो 5 आ जाएगा। तो ये n जो मर्जी नंबर आप रख लें, लेकिन 2n+1 ऑड नंबर्स को शो करता है, तो ये जितने भी मल्टीपल्स होंगे ये हमारे पास एंगल में शामिल नहीं होने चाहिए, इनको हम बीच में से निकाल देते हैं। जो बाकी हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे पास इसकी डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डोमेन ऑफ tan थीटा इज, थीटा इज इक्वल टू होगी तो वो रियल नंबर ही होगी, लेकिन उसमें से थीटा इक्वल टू यहाँ पे मेरे बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ये हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो जब ये हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगी वो उसकी डोमेन आ जाएगी। लेकिन रेंज जो हमारे पास बनेगी उस रेंज में रेंज इक्वल टू रेंज थीटा इक्वल टू कंप्लीट रियल नंबर आपके पास आ जाएगा, थीटा इक्वल टू रियल नंबर, ये कंप्लीट रियल नंबर आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, कोई भी आंसर आ सकता है, वो रियल नंबर ही होगा, इसलिए हम इसको कंप्लीट रियल नंबर कर लेंगे। लेकिन रेंज में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, ये बात याद रखनी है कि डोमेन तो हमारे पास जो रेंज जो हम पुट करेंगे डोमेन, वो उसकी मदद से जो आंसर आएगा वो रेंज होगी हमारे पास, लेकिन डोमेन हमें सोच समझ के पुट करनी होगी कि उसके ऊपर वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है या नहीं। ये नहीं कि अपनी मर्जी से, जब मैंने कह दिया कि कोई भी नंबर ले सकते हैं तो आप अपनी मर्जी से हर एक नंबर पुट कर ले, आपने वो नंबर पुट करना है, लेकिन उसको चेक करना है कि क्या इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं डिफाइन हो रहा, उसकी वैल्यू अनडिफाइन की तरफ जा रही है,
तो अनडिफाइंड जब भी फंक्शन होगा वो उसकी डोमेन में शामिल वैल्यूज नहीं होंगी, उनको हमें बीच में से माइनस करना होगा और जो बाकी बच जाएंगी उनको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि रेंज हर जगह पे रियल नंबर ही हो, यहाँ पे ये माइनस हो जाता है तो बाकी जो बच जाती है उनको हम रियल नंबर ही ले सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स, कुछ रेशियोज ऐसी आएंगे जिसमें रेंज भी चेंज होगी, जैसे डोमेन चेंज हो रही है इसी तरह रेंज भी चेंज होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कॉट की। इसमें भी थोड़ा सा मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि कॉट थीटा आपके पास है, इसके मुताबिक बेस अगर परपेंडिकुलर है तो एक्स अवर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर y 0 के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टर्मिनल जो आर्म है हमारे पास, टर्मिनल साइड OP नॉट कोइंसाइड विद x एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे आएगी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक्स एक्सिस पर वैल्यू आती है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्सिस पे अगर आएगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर y 0 हो जाता है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब किन किन एंगल्स के ऊपर ये वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर वैल्यू 0 होती है। तो इसके ऊपर हम चेक करते हैं कि किस के ऊपर जो है y की वैल्यू जब 0 आ जाए तो आपके पास कौन से एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है और यहाँ पे आपके पास पाई है, तो 0 आ जाता है, प्लस माइनस पाई आ जाएगा। जब आप मूव करके यहाँ पे जाएंगे तो प्लस माइनस 2 पाई आ जाएगा आपके पास, और फिर जब आप फिर से वापस मूव करके यहाँ पे आएंगे तो ये 2 पाई के बजाय यहाँ पे आपके पास 3 पाई आ जाएगा और ये अप टू स्वान चलते रहेंगे। तो ये वाले एंगल हमने नहीं लेने हैं, थीटा नॉट इक्वल टू दिस। अगर ये एंगल नहीं लेंगे तो इनमें आपके पास क्या आ जाएगा, इनमें आपके पास आ जाएगा कि थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। यहाँ पे n जो है आपके पास इंटीजर है। आप यहाँ पे n की वैल्यू देख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 2 0 3 कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो थीटा इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ और साथ पाई तो पाई आ जाएगा। जब मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 पाई, और जब मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। तो इस तरह ये आपके पास n की वैल्यूज आ जाएंगी, थीटा नॉट इक्वल टू n पाई आ जाएगा। ये आपके पास इसकी जो है ना डोमेन में से चीज कैंसिल होगी, तो फिर इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ cot थीटा इज थीटा इक्वल टू रियल नंबर, थीटा रियल नंबर होगा बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, थीटा n पाई के इक्वल नहीं होगा। और रेंज इसकी क्या आ जाएगी, रेंज में भी जब जो है ना आप थीटा को ये वाली टर्म्स माइनस करेंगे तो बाकी जो आपके पास बचेगी उनको आप रियल नंबर में मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डोमेन थी टेन थीटा की और कॉट थीटा की। इससे पहले हमने डोमेन और रेंज पढ़ी थी साइन थीटा की और कॉस थीटा की। अब हमारे पास दो मजीद टर्म्स रहती हैं, रेशियोज रहती हैं, वो है सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा हैं। उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। सीकेंट और कोसिकेंट थीटा की हम डोमेन और रेंज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डोमेन और रेंज डिस्कस करने से पहले हम फिगर से ले लेते हैं। फ्रॉम फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं सीकेंट कॉस का रिवर्स होता है और कॉस हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा, और कोसिकेंट साइन का रिवर्स होता है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले कोसिकेंट की
कि कोसिकेंट थीटा हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है और हमारे पास परपेंडिकुलर y है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y नॉट इक्वल टू 0। ये बात याद रखनी है, मैंने पहले भी बात की, स्टार्ट में जब बात की थी मैंने कि अगर x या y इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। अब ये 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बात मजीद भी है, वो ये है कि हमारे पास जो 1 और -1, हम इसकी डोमेन पहले लिखी थी रेंज साइन और कॉस की, तो 1 और -1 इसमें शामिल होंगे, लेकिन उनके बीच में आने वाले नंबर्स इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप तवज्जो दें कि y किन किन के ऊपर 0 नहीं होता। अभी हमने बात की थी कि जो टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल साइड OP नॉट कोइंसाइड विद x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी तो y आपके पास 0 आ जाएगा। तो जब ये कोइंसाइड नहीं करेगी तो फिर थीटा नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई अप टू सो ऑन था, जिसको हमने थीटा इक्वल टू n पाई लिखा था और n नॉट इक्वल टू n बिलोंग्स टू इंटीजर्स था। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं है। तो फिर हमारे पास डोमेन जो बनेगी, इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन आ जाएगी थीटा इक्वल टू रियल नंबर, थीटा रियल नंबर होगा बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, थीटा n पाई के इक्वल नहीं आएगा। और रेंज इसकी क्या बनेगी, रेंज के लिए एक बात इसमें याद रखनी है कि कोसिकेंट थीटा अटेन्स ऑल वैल्यूज, ये तमाम वैल्यूज लेता है एक्सेप्ट those between 1 and -1। 1 और -1 के दरमियान में मौजूद तमाम वैल्यूज जो है ना अटेन करता है, लेकिन इनके दरमियान में अब इसकी जो रेंज आपके पास बन जाएगी वो बन जाएगी, वो रियल नंबर ही आएगी, लेकिन इसमें से ये माइनस हो जाएगा x सच दैट x -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इक्वालिटी इसलिए नहीं रखी है कि 1 और -1 उसमें शामिल हैं, लेकिन 1 और -1 के अलावा 1 यहाँ तक 1 आ रहा है, इधर -1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर -1, इन पॉइंट से थोड़ा थोड़ा सा अंदर है। 1 और -1 शामिल है, लेकिन उससे आगे पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 0.9 0.0999 समथिंग जो भी आ रहे हैं, वो सारे नंबर्स इसमें शामिल नहीं है रेंज में, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया है। अब हम बात करेंगे, मैं यहीं से सीकेंट थीटा की बात करता हूं। तो सीकेंट थीटा के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को टेन का ज़हन में रखना होगा, उसी के मुताबिक हम उसको करेंगे। सीकेंट थीटा हमारे पास है 1/x, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज और बेस है, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब ये है कि जो टर्मिनल आर्म आपके पास आ रही है, टर्मिनल आर्म नॉट कोइंसाइड विद यहाँ पे ये y एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। अगर y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी तो x 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि थीटा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन। जो 8 मल्टीपल्स हमने लिखे थे वो ये थे कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 था, जिसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर्स था। तो इसको छोड़ के जो डोमेन आपके पास बनेगी वो बन जाएगी थीटा इक्वल टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इनको छोड़ के बाकी जो आपके पास डोमेन बनेगी वही है। और यहाँ पे भी
सीकेंट थीटा जो है, सीकेंट थीटा अटेन्स ऑल वैल्यूज except those between 1 and -1। इनको छोड़ के तो ये तमाम आ जाएंगी, तो रेंज आपके पास बन जाएगी, रियल नंबर ही रेंज बनेगी, लेकिन इसमें से माइनस हो जाएगा एक्सेप्ट दैट x -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ये वाला सेट बीच में से माइनस कर देंगे तो बाकी इसके पास आपकी रेंज और डोमेन आ जाएंगी। तो स्टूडेंट ये हमने डोमेन और रेंज पढ़ी है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं आपके सामने। इसी तरह की कुछ चंद एक चीज़ें हम नेक्स्ट यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके पास आएंगी। इसके बाद जो लेक्चर आपका आ रहा है वो नेक्स्ट यूनिट नंबर 13 का है, तो उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को तवज्जो से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो नेक्स्ट यूनिट आपके लिए बेनिफिशियल लगेंगी ये सारी बातें। अब मैं लास्ट पे इसका टेबल आपके सामने रख देता हूँ, जो वैल्यूज हमने डोमेन रेंज की पढ़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट ये आपके सामने डोमेन और रेंज तमाम फंक्शंस की मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो हमने डिस्कस की हैं वो सारी उठा के यहाँ पे मैंने एक टेबल में लिख दी हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनको लर्न भी करें, इनको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है समझने की कोशिश करें। जो आपकी बुक के ऊपर जो ना टेबल में दी हुई है डोमेन और रेंज, वो यहाँ पर थीटा के बजाय एक्स और फाई फंक्शन में दी गई हैं, एक्स और वाई फंक्शन में दी गई हैं। यहाँ पे जो आपके पास है वहाँ थीटा की जगह यहाँ पे x यूज किया गया है और इधर y ही है। सब जगहों में जहाँ पे हमने थीटा यूज किया है वहाँ पे x यूज किया गया है और ओवरऑल y यूज किया गया है, तो आप उसको भी लर्न कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी यही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप अच्छे तरीके से वॉच करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।